Hello students, today we will continue the chapter of class 7 civics, chapter first, our equality. अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था इक्वलिटी किसे कहते हैं, कि हर एक इंसान को समान अधिकार है वोट डालने का, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो, चाहे वो एम्प्लॉयर हो और चाहे वो डॉक्टर हो। तो अब हम आज उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, वो है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। तो डिग्निटी का मतलब होता है इज्जत। तो वो बोल रहे हैं इसमें कि चाहे लॉ के अकॉर्डिंग हर एक इंसान को सेम इक्वल राइट्स हैं कि वो वोट डाल सकता है, या सोशली उसकी लाइफ जो है सेम हो, चाहे वो नीचे लेवल का हो चाहे वो ऊपर जाति का हो। बट इसमें क्या बोल रहे हैं, सोशली आज भी हमें देखने को मिलता है कि वो रिलीजन के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, मेल फीमेल के हिसाब से जो है लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। आज हम सोशली देखेंगे तो हमें आज भी हम अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। जैसे कि हमने एग्जांपल्स पढ़े थे ओम प्रकाश वाल्मीकि का एंड अंसारी का, कि उन्हें जब ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल जाते थे तो उन्हें जो है बिल्कुल मैट के लास्ट में बिठा दिया जाता था, क्योंकि वो एक नीची कास्ट से बिलोंग करते थे। तो वो ये बता रहे हैं कि उनको एक नीची कास्ट की वजह से उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जाता था। जब उनके फादर ने ऐसा देखा था कि उनके बेटे के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने बोला था, आके उनको टीचर से कंप्लेंट करी थी कि उनके साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है। तो इसमें ये दिखाया जा रहा है कि आज भी ऐसा ही बिहेव इस डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में भी किया जाता है। वैसे ही जब अंसारीज़ का हमने एग्जांपल दिया था तब उनको क्या बोला गया था कि आपको फ्लैट जो है रेंट पे तभी मिलेगा, शायद आपको अपनी कास्ट चेंज करनी पड़ेगी। तो वो ये बता रहे हैं कि इससे आप उनकी डिग्निटी, उनकी इज्जत पे फ़र्क पड़ा था कि हमारी कास्ट की वजह से हमें एक रेंट अपार्टमेंट पर नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने यही बोला कि हर एक इंसान ये डिज़र्व नहीं करता है। चाहे लॉ ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल ट्रीट किया है, बट सोशली जो है लोग इस चीज़ को अपना नहीं रहे हैं। तो नेक्स्ट है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो वो ये बोल रहे हैं, ऑल पर्सन आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे हर एक पर्सन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इक्वल है, बट चाहे वो इस डेमोक्रेटिक कंट्री में मेल हो, फीमेल हो, डॉक्टर हो या टीचर हो, जो भी हो, सबको, चाहे उनका कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, सब के सब जो है इक्वल है। बट यहाँ पे ऐसा ट्रीट नहीं किया जा रहा है इंडिया में, जैसे कि हमने एग्जांपल्स भी देखे हैं। तो इस चीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए थे। उस लॉज में उन्होंने क्या बोला, आइए देखें। फर्स्ट लॉ में उन्होंने किया, प्रोविजंस बनाए कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। कि इसका मतलब है हर एक इंसान लॉ के आगे बराबर है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कांता क्यों ना हो जो कि डोमेस्टिक वर्कर है। चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे डोमेस्टिक वर्कर हो, सबका जो है सेम अधिकार है इस डेमोक्रेटिक कंट्री में। क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने प्रोविज़न बनाया था कि हर एक इंसान को सेम अधिकार दिया जाए। सेकंड पॉइंट में दिया गया था, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी मेल फीमेल के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव ना हो, सबको एक समान रूल और जो है अपनाने पड़ेंगे, इक्वल राइट सबको मिलेंगे। चाहे अगर किसी मेल को डॉक्टर बनना है तो फीमेल को भी राइट है उससे डॉक्टर बनने का। थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया था कि हर एक इंसान को, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे नहीं है, चाहे ऊंची जाति का है चाहे नीची जाति का है, उनको अधिकार है कि वह जो पब्लिक प्लेसेस हैं, लाइक प्लेग्राउंड्स हो गए, हॉस्टल्स हो गए, होटल्स हो गए, मार्केट्स हो गई, सबको, वेल्स, कुएँ हो गए, नदियाँ होगी, बाथिंग घाट्स हो गए और रोड, सबको एक समान यूज़ करने का अधिकार है। ये नहीं है कि अगर आप एक अच्छी कास्ट से बिलोंग करते हो, आपके पास पैसा है, तो आप ही इन्हीं चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। नहीं, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करने का अधिकार सब इंसान को दिया गया है प्रॉपर। तो इस चीज़ को, इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए ये प्रोविजंस बनाए गए थे। बट जब ये इम्प्लीमेंट हुए, इस इम्प्लीमेंटेशन में जब इसके भी डिसएडवांटेजेस हुए कि लोग को भी नहीं सुन रहे थे, कि वो चाह रहे थे कि ये सब ठीक है, बट तब भी उनके माइंड में यही सब चीज़ें थी, कास्ट था, डिस्क्रिमिनेशन था रिलीजन के बेसिस पे, तब भी ये चीज़ नहीं हुई। फिर
इस प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करने के लिए, इस प्रोग्राम की जो अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ स्टेप्स लिए। क्या स्टेप्स उठाए? सबसे पहले उन्होंने मिड डे मील की स्टार्टिंग करी, मिड डे मील स्कीम बनाई, जिसके अंदर क्या था कि जो गरीब बच्चे हैं उनको स्कूलों में खाना, पका हुआ खाना खिलाया गया, ताकि, क्योंकि क्या होता था, टीचर्स ये शिकायत करते थे कि बच्चे खाना खाने के लिए घर में चले जाते हैं और वापस पढ़ने के लिए आते ही नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया था, सरकार ने मिड डे मील लंच वगैरह की करी थी स्टार्ट, तो जिससे वो अच्छे से अपना पढ़ाई कर सके और उनको घर जाने की ज़रूरत ना हो, और जो उनकी फादर मदर जो काम पर जाते थे उनको घर वापस आके उनके लिए खाना नहीं बनाना पड़े और वो वहीं पे अच्छे से स्कूल्स में पढ़ाई करें। ये स्कीम जो थी सबसे पहले तमिलनाडु में आई गई थी, गवर्नमेंट ने अप्लाई की थी 2001 में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि ये हर एक स्टेट में 6 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट हर जगह ये स्कीम स्टार्ट कर दी जाए, ताकि जो बच्चों के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट आए। जो भूखे रह जाते हैं बच्चे, भूखे होने की वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपनी पढ़ाई पर, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद तो ये जो मिड डे मील स्कीम बनाई गई थी, तो उन्होंने बताया इस स्कीम की हेल्प से कुछ जो रिड्यूस क्या हुए, कास्ट सिस्टम जो थे, कास्ट के भेदभाव तो थे, प्रीजुडाइज जो थे वो कम हो गए। कैसे? क्योंकि जो अपर कास्ट के थे और लोअर कास्ट के स्टूडेंट्स जो थे साथ में बैठकर ही खाना खाते थे, जिससे क्या होता था, जातिवाद कम होने लगा। जिससे क्या हुआ, वो बच्चे फ्रेंड्स हो गए, क्योंकि उनके माइंड से निकल गया वो चीज़। तो कास्ट सिस्टम भी ख़त्म हुआ, और कई जगह पे तो ऐसे थे जहाँ पे दलित वुमेन्स ही बच्चों के लिए खाना कुक करते थे। तो उन बच्चों को खाना अच्छे से मिलता था, तो वो पढ़ाई अच्छे से कर पाते थे। सेकंड एडवांटेजेस इसका क्या हुआ था कि बच्चों को जब खाना मिलने लगा तो वो पढ़ाई भी करते थे, और उनका एनरोलमेंट जो था स्कूल में अच्छा होने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आने लगे पढ़ाई करने के लिए, और अटेंडेंस भी अच्छी होने लगी क्योंकि उनको खाना मिलता था और उनकी पढ़ाई भी अच्छी होती थी। तो तो ये बोल रहे हैं इवन टुडे स्कूल, बट उसके बावजूद भी, इन सब के बावजूद भी, गवर्नमेंट के जो इन्होंने स्कीम्स लगाई हैं उसके बावजूद भी आज के टाइम में दलित चिल्ड्रंस को कुछ ऐसे ही सहन करना पड़ता है, जैसे ही ओम प्रकाश वाल्मीकि ने सहन किया था, उनको अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। तो वो ये कह रहे हैं यहाँ पर उनकी डिग्निटी को डिसरिस्पेक्ट हुआ है। इस चीज़ का मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न वही है, लोगों के मन में इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेट हो जाते हैं वो कास्ट के बेस पे, रेस के बेस पे, सब कुछ। चाहे वो डिसेबिलिटी के बेस पे हो, चाहे जिनके पास पैसा होता है वो गरीबों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करते हैं, उनको छोटा समझते हैं, नीची जाति के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। तो वो क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके पास पैसा नहीं है तो ये हमसे इन्फीरियर के हैं। इन्फीरियर मतलब छोटे हैं, तो हम उनके अंदर एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अलग ही होती है, तो वो इस चीज़ को नहीं अपना पा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन सब लॉज के होने के बावजूद भी आज के टाइम में इनइक्वालिटी अभी भी पाई जा रही है। नेक्स्ट है इश्यूज़ ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। तो वो कह रहे हैं इंडिया ही ऐसा देश नहीं है जहाँ पे इनइक्वलिटी पाई जा रही है, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर सबको एक अधिकार सम्मान दिया गया है लॉ के द्वारा, बट लोग इस चीज़ को अपना नहीं रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ और भी हैं जहाँ पर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ तो कहलाती हैं, बट अभी भी इनइक्वालिटी पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ पर क्या था, जहाँ पे अफ्रीकन्स जो स्लेव थे, उनके अफ्रीका से लाए गए थे, वो अफ्रीकन स्लेव्स कहलाए जाते थे। उनको क्या किया जाता था? उनको अच्छे से अनइक्वल ट्रीट किया जाता था। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए 1950 में बल्कि एक मूवमेंट भी चलाई गई थी अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए, बट वो भी डिनाइड कर दी गई गोरे लोगों ने, अमेरिकन्स ने। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें एग्ज़ाम्पल दिया गया जब एक जना जैसे कि अफ्रीकन जो थे जैसे बस में ट्रैवल कर रहे थे, तो जैसे ही कोई वाइट पर्सन वहाँ पर आता था तो वो चाहते थे कि वो अफ्रीकन पर्सन जो है उठ जाए और अमेरिकन को सीट दे दे अपनी, क्योंकि वो अनइक्वल ट्रीट करते थे उनको कास्ट और रेसिज्म के हिसाब से। तो एक दूसरा एग्जांपल इन्होंने दिया वहाँ पर रोज़ा पार्क नाम की एक लेडी थी। तो ऑन दिसंबर 1955 दे ट्राइड
from a long routine work from Rosa Parks denied to give her seat on a bus while white man. तो उन्होंने बोला कि ऑन दिसंबर 1955 में जब वो लेडी अपना काम करके थक हार कर अपनी बस में वापस आ रही थी, तो उसने एक वाइट मैन को अपनी सीट देने के लिए, बस की सीट देने के लिए इनकार कर दिया। तो जब उसने इनकार किया तो वहाँ पे लड़ाई होने स्टार्ट हो गई और सिविल मूवमेंट होने स्टार्ट हो गई। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक एक्ट भी बनाया गया जिसका नाम रखा गया द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964। उसके बाद जब ये एक्ट हुआ तब उन्होंने क्या किया, तब उनको थोड़े बहुत राइट्स मिलने लगे अफ्रीकन अमेरिकन्स को। तब क्या हुआ, अफ्रीकन अमेरिकन्स के बच्चों के लिए उनके लिए स्कूल बनाए गए और उसी स्कूल में वो जाने लगे जहाँ पर वो अमेरिकन्स के स्टूडेंट्स जाते थे, अमेरिकन्स के बच्चे वहाँ पढ़ते थे, तो वो एक ही स्कूल में पढ़ने लगे। बट डिस्पाइट ऑफ दिस उसके बाद भी वही सेम ट्रीटमेंट मिलने लगा कि जो थे वो अमेरिकन स्टूडेंट्स, अमेरिकन पेरेंट्स थे, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना ज़्यादा पसंद करते थे ना कि गवर्नमेंट स्कूल में। फिर वही भेदभाव फिर से स्टार्ट हुआ और यही चीज़ फिर से स्टार्ट हो गई, लोगों के मन में से वो चीज़ ख़त्म ही नहीं हुई। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है, डिस्पाइट ऑफ लॉ ऑफ डेमोक्रेसी, जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी लॉज बनाए गए हैं उसको अपनाने के साथ साथ तब भी लोगों के मन में इनइक्वालिटी अभी भी है। तो थैंक्स।